केदारनाथ विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी। अब तक 17.69% हुई वोटिंग। धीमी गति से चल रहा मतदान। सीएम धामी पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। उत्तराखंड के विकास पर उठाया सवाल। यूपी सीएम योगी को उत्तराखंड बुलाने की दी नसीहत। द्वैत केदार श्री माहेश्वर के कपाट बंद। शीतकाल में 6 महीने ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा हो गई। इस वर्ष 18,000 श्रद्धालुओं ने बाबा माहेश्वर के किए हैं दर्शन। नवंबर माह में भी हेमकुंड साहिब बर्फ विहीन। बद्रीनाथ में भी बर्फ नहीं। मौसम से आए बदलाव का दिख रहा असर। हरिद्वार में जंगल सफारी का बड़ा क्रेज। राजसी टाइगर रिजर्व का चिला रेंज के गेट खुलते अधिकांश स्टॉल बुक। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम। अगले कुछ दिनों में मैदानी इलाकों में छाएगा कोहरा। तापमान गिरने से बढ़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविना राउत। और अब बात करेंगे केदारनाथ उपचुनाव की और बड़ी जानकारी आपको केदारनाथ से बता रहे, जहां केदारनाथ विधानसभा में क्षेत्र में मतदान जारी और 11 बजे तक का रुझान आया है सामने। जहां 11 बजे तक का रुझान आया है सामने और बड़ी जानकारी आपको केदारनाथ से बता रहे हैं, जहां कुल फीसदी 17.69 मतदाताओं ने अभी तक डाला है वोट और समय बीतने के साथ बढ़ने लगा मतदान प्रतिशत। जहां 9 बजे तक 5% से कम लोगों ने डाले थे वोट। और वहीं बड़ी जानकारी आपको केदारनाथ से बता रहे, जहां मतदान बढ़ने से नेताओं कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल है। 6 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत का फैसला। और ये बड़ी जानकारी आपको केदारनाथ से बता रहे हैं, जहां व्यवस्थाओं के बीच मतदान लगातार जारी है। जहां 11 बजे तक का रुझान अब तक सामने आया है और ये बड़ी जानकारी आपको केदारनाथ से बता रहे हैं, जहां कुल फीसदी 70 9 बजे तक 5% से कम लोगों ने डाले हैं वोट। वहीं मतदान बढ़ने से नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है। जहां 6 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत का फैसला। और बड़ी जानकारी आपको केदारनाथ से बता रहे, जहां व्यवस्थाओं के बीच मतदान लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़े हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर आज मतदान चल रहा है, अभी तक 5% ही वोट हुआ है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी राजेश जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। राजेश जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही। और बड़ी जानकारी आपको केदारनाथ से बता रहे हैं, जहां पर वोटिंग लगातार जारी है और समय बीतने के साथ बढ़ने लगा है मतदान का प्रतिशत भी। और जहां केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मतदान लगातार जारी है और 11 बजे तक का रुझान भी सामने आ चुका है। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कुल फीसदी 70.69 मतदाताओं ने अभी तक वोट भी डाले हैं। जहां समय बीतने के साथ बढ़ने लगा है मतदान प्रतिशत। और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मतदान लगातार जारी है और 11 बजे तक का रुझान भी सामने आ चुका है। और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में मतदान लगातार जारी है। वहीं बात करें तो 11 बजे तक का रुझान भी सामने आ चुका है और कुल फीसदी 17.69 मतदाताओं ने वोट भी डाला है।
और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उप निर्वाचन के महापर्व को लेकर सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा के अंतर्गत 4 ऐसे मतदान बूथ तैयार किए गए हैं जिसमें दिव्यांग महिला बूथ, युवा व यूनिक बूथ शामिल है। साथ ही कुछ ऐसे मतदान बूथ है जो दूरस्थ स्थान पर हैं, उन्हें भी विकसित किया गया है ताकि लोगों को उनका मताधिकार का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए जागरूक किया जा सके। गया है और अभी मैं चमेली हमारा विधानसभा क्षेत्र में ही है बूथ, उसको मैं निरीक्षण के लिए आया था। तो सभी जगहों पे शांतिपूर्ण मतदान प्रारंभ हो गया है। सर की बेसिकली जो माननीय आयोग का जो इसमें डायरेक्शंस भी था कि हम कुछ ऐसे बूथ्स को भी हम विकसित करें जो कि इस महापर्व को, जिसमें हम सभी मतदाताओं से हम आग्रह भी करते हैं सभी लोग आएँ इस अपने महापर्व में अपने मतों का प्रयोग करें। तो उस संबंध में हमने 4 ऐसे बूथ भी बनाए हैं जिसमें हमारे ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग बूथ है जिसमें सारी महिलाएं ही मतदान अधिकारी हैं। उसी तरह से हमारे PWD बूथ हैं जिसमें हमारे सभी जो स्पेशली एबल्ड हैं ये लोग उसमें मतदान कार्मिक हैं। और उसके साथ हमारे यूथ मैनेज बूथ है, कुछ यूनिक भी बूथ हैं जो हमारे ऐसे बूथ हैं जो बहुत दूर हैं, मनसुना जैसे बूथ है, उसको भी हमने इस में विकसित किया है जिससे कि लोगों को इसके बारे में हम और जागरूकता फैला सकें कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना आवश्यक। और केदारनाथ चुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है, जहां मतदान बढ़ने से नेताओं कार्यकर्ताओं में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है, जहां 6 प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत का। और ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर आज मतदान चल रहा है, अभी तक 5% ही वोट डाले गए हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल अवन्या, देखिए अब तक की बात करें तो मतदान जो है वो लगातार केदारनाथ चल रहा है। को लेकर के उपचुनाव जो है वो लगातार चल रहा है। तमाम जो पार्टियां हैं सभी ने जो है जीत का दावा जो है वो लगातार कर रही हैं। लेकिन अब तक की बात करें तो अभी तक की अपडेट यही है कि सुबह 9 बजे तक जो मतदान हुआ था वो 5% के लगभग हुआ था, लेकिन अब जो 11 बजे तक का भी मतदान का जो अपडेट आया है वो लगभग 80 माफ कीजिएगा, लगभग जो है वो कुछ परसेंट जो है वो बढ़ा है, यानी कि 18% के लगभग जो है मतदान का इस समय अपडेट आया है। अभी थोड़ी देर बाद और जो है मतदान संख्या जो है वो बढ़ने का जो है अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के अब तक की बात करें तो देखिए जो केदार घाटी है वहां पर तापमान बिल्कुल शून्य के लगभग है, यानी कि जो मौसम है जो वो ठंडा भरा है। और अभी तक सुबह देखा गया था कि अनुमान लगाया था कि 11 के बजे के बाद जो है मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेगा और मतदान जो संख्या है, मतदान जो परसेंटेज है वो बढ़ेगी। तो अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब थोड़ी देर बाद परिणाम और आने वाला है जो लगभग 1 बजे तक का इशारा करेगा, यानी कि कितना मतदान जो है वो वहां पर केदारनाथ में हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के अब तक की बात करें तो जितने भी मतदान केंद्र हैं उसमें बड़ी संख्या में मतदाता जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये इसको लेकर के खास तौर से चाहे मुख्यमंत्री हो या तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मतदान केंद्र तक पहुंचे और मतदान जो है वो दें। अब तक की बात करें तो देखिए 6 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद होने जा रहा है। लगभग सुबह 8 बजे से काउंटिंग माफ कीजिए मतदाता जो है वो मतदान जो है वो जारी है और लगभग 6 बजे तक जो है ये मतदान जो है वो लगातार इसी प्रक्रिया में जारी रहेगा और 30 तारीख को इसके जो रिजल्ट है वो निकल करके आएगा कि आखिरकार किस विधायक को खास तौर से केदारनाथ की जनता ने अपनाया है। लेकिन फिलहाल मतदाता का जो रुझान है वो किस तरफ है, किस साइलेंट वोट में वो वोटिंग कर रहा है, ये कहना अभी सुनिश्चित नहीं होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मतदाता बहुत साइलेंट तरीके से जो है अपने मत का प्रयोग कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता को बाहर निकलने की अपील जो है वो चुनाव निर्वाचन लगातार कर रहा है। लेकिन फिलहाल अभी मतदान जो है वो बहुत स्लो स्तर पे कहा जा सकता है वो चल रहा है, क्योंकि 11 बजे तक अगर 18% मतदान हुआ है तो ये बेहद कम है। और अभी तक आकलन लगाया जा रहा है कि दोपहर बाद यानी कि जो
पहाड़ी क्षेत्रों में जब धूप इस समय खिला हुआ मौसम है तो धीरे धीरे जब तापमान बढ़ेगा तो मतदाता जो है वो बड़ी संख्या में बाहर निकलेगा, तो कहीं ना कहीं वोट जी। प्रतिशत जो है वो लगातार बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अभी देखिए समय काफी है, सुबह ठंड थी लेकिन अब न्यूट्रल मौसम है, तापमान जो है न्यूट्रल है, तो अब मतदाता जो है वो लगातार अपने जो पोलिंग बूथ है वो वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। और ये मतदान जो है वो जो है परसेंटेज जो है वो थोड़ी देर बाद और रिजल्ट आएगा कि कितना परसेंटेज जो है वो अभी मतदान जो है केदारनाथ में जी। हुआ है उपचुनाव को लेकर के। और कुल मिलाकर के अब तक तो बात करें तो 6 प्रत्याशी जो है वो लगातार वोट की अपील उन्होंने की थी। कल शाम 5 बजे प्रचार प्रसंग जो है वो समाप्त हो गया था। उसके बाद मतदान की जो प्रक्रिया है वो निर्वाचन की तरफ से पूरी कर ली गई थी। 173 वोटिंग पोलिंग बूथ जो है वो बनाए गए हैं। और अब तक की वहां की पॉपुलेशन की बात करें, कितनी बड़ी संख्या की बात करें तो 90,000 के लगभग जो है से ज्यादा जो है वहां पर मतदाता है। और पुरुषों की संख्या में अगर बात करें तो 44,000 से के लगभग जो है वो वहां पुरुषों के मतदाताओं की संख्या है। और इसके अलावा महिलाओं की जो संख्या है वो 45 से 46 हजार के लगभग है। तो कहा जा सकता है कि महिलाओं की संख्या इसमें बढ़ती हुई बड़ी बढ़त है। और अभी मतदान जो है वो लगातार जारी है। अभी थोड़ी देर बाद और स्थितियां साफ होगी कि मतदान किस रूप में जा रहा है या माफ कीजिए किस परसेंटेज में जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अब तक 1 बजे का भी अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें कि ताजा अपडेट आ चुका है कि 34% .40% यानी कि 34.5% के लगभग जो है वो इस समय मतदान जो है वो हो चुका है। 1 बजे का अपडेट मेरे पास इस समय आ चुका है। तो कुल मिला के अब ये मतदान जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी देखिए दोपहर की खिली हुई धूप है तो अब मतदाता अपने घरों से बाहर निकला है। पहाड़ी इलाकों में लगातार जो ठंड है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग अपने निजी काम काज निपटा करके अब मतदाता केंद्र तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी दूर दूर तक मतदाता अपने बूथों पर पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र है। तो इसी वजह से कहा जा सकता है कि जो मतदान है अभी परसेंटेज जो देखा गया है वो कम हुआ है। लेकिन अभी जो 11 बजे माफ कीजिएगा जो 1 बजे का अपडेट आया है वो 34% से ऊपर का आया है। यानी कि अब मतदाता जो है वो अपने घरों से निकल रहा है। और अभी थोड़ी देर बाद और तस्वीरें साफ होंगी, यानी कि 2 से 3 बजे के बाद एक और अपडेट आएगा। उसमें क्लियर होगा कि मतदाता कितने परसेंटेज तक जो है मतदान केदारनाथ में हुआ है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो मतदान जो है वो लगातार जारी है। और चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ जो है चुनाव निर्वाचन ने, पुलिस प्रशासन ने अपनी। चलिए राजेश जी, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अभी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम जानकारी आपको केदारनाथ से बता रहे थे, जहाँ केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून में आरजी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने बताया कि भारत की सबसे बड़ी चेन आरजी हॉस्पिटल की है, जिसमें पूरे देश में 17 हॉस्पिटल है और 8वीं शाखा देहरादून में खोली गई है। जो हमारे यहाँ पे नया हॉस्पिटल खुला है आरजी हॉस्पिटल के नाम से, उनको मैनेजमेंट को बधाई दे रहा हूँ कि आप लोगों के पूरे देश में 17 हॉस्पिटल अभी तक थे, अभी 18 हॉस्पिटल हो गया है। और मुझे लगता है कि देहरादून के लिए एक अच्छी शुरुआत है कि एक अच्छा हॉस्पिटल और हमारे प्रदेश में आ गया है। हमने अपने प्रदेश में 3 बेसिक चीज़ें की हैं। एक तो पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारी 108 सेवाएं है, वो मरीज को 22 मिनट तक हॉस्पिटल तक उसको अनिवार्य रूप से पहुंचाना है, क्योंकि कई ब्लॉकों में ये था कि दूरी बहुत थी हॉस्पिटल की, तो वहाँ हमने 2-2, 3-3 एम्बुलेंस अब लगाई है। अगर 22 मिनट में नहीं पहुंचेगी तो 3 गुना उन पर फाइन डाला जाएगा। शहरी क्षेत्रों में ये जो टाइम है वो 15 से 16 मिनट।
बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुड़की के निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत होने के मामले में परिजनों द्वारा अस्पताल में हंगामा किया गया था। वहीं यह सब देख अस्पताल प्रबंधन का स्टाफ मौके से फरार हो गया था। सूचना पाकर एसईएमओ हरिद्वार डॉक्टर अनिल वर्मा और औषधि निरीक्षक अनीता भारती अस्पताल पहुंचे और जांच पड़ताल के लिए तथा बाद में अस्पताल पर ताला जड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे लापरवाह अस्पताल संचालकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। लोग भी स्वयं जिम्मेदार बने और ऐसे अस्पतालों में जाने से बचे। किसी भी व्यक्ति की जान बेहद कीमती है। के द्वारा संज्ञान में ला गया था कि डायमंड अस्पताल रुड़की में कोई मौत हुई है, तो हम तुरंत अपनी टीम को लेकर के मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मैं कंसल्ट सर से बात की। वो ओटी में है, मैं कहा आप भी आ जाइए, देखते हैं क्या कारण रहा। जिनकी डेथ हुई उनके पति भी यहीं हैं, तो उन्होंने बोला लगभग 8 बजे पेशेंट यहाँ लाया गया था, वो परंतु रेफर किया गया था एम्स या दून के लिए। अब कौन उसको यहाँ लेकर के आया, कौन मीडिएटर है, कौन दलाल है, कौन क्या है, ये जांच का विषय है। अब यहाँ ऑपरेशन में डेथ हो गई, बच्ची बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन उसका हो चुका है, ये मरीज ने बताया। ये डॉक्टर यहाँ कोई नहीं है, केवल यहाँ 1-2 पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन्होंने मेरे को बताया। अभी अस्पताल को बंद कर दिया गया। मुझे अभी भी सूचना मिली थी, हरिद्वार में थी उस वक्त, कि डायमंड हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो गई है और यहाँ पे दवाइयों का संचालन भी हो रहा है। और मैं मौके पे पहुंची हूँ। मैंने मेडिकल स्टोर वाले पे जो चेक किया, वहाँ पे लाइसेंस उसने मुझे दिखाया, लड़का फार्मासिस्ट है, उसने लाइसेंस भी मुझे दिखा दिया है। उसका कहना है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ है वो वहाँ पे था नहीं, वो बाद में आता है अक्सर, और उसके द्वारा वही दवाइयाँ दी जाती है जो इनके द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर दवाइयों की ऐसी कोई बात आती है, फिलहाल तो अभी कोई इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाई है, क्योंकि हॉस्पिटल से सारे लोग यहाँ से फरार हो गए हैं। तो बाकी की जो जांच है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से और डॉक्टर अनिल वर्मा जी इस पर कर रहे हैं, और उसी के अंतर्गत जो भी जरूरी होगा वो एक्शन लिया जाएगा। खबर देहरादून से, जहां खेल मंत्री रेखा आर्या ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। खेल महाकुंभ में विभिन्न खेलों में 1100 से करीब बालिकाएं प्रतिभाग कर रही हैं। खेल मंत्री 100 मीटर दौड़ की प्रतिभाग बालिकाओं को मेडल पहनाकर पुरस्कृत किया, जिसके बाद मंत्री रेखा आर्या ने कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का जायजा भी लिया। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अब राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। देहरादून जनपद स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 2 दिवसीय खेल महाकुंभ रहेगा और निश्चित रूप से आज इस खेल महाकुंभ में जिस प्रकार से बालिकाओं का प्रतिभाग और जिस प्रकार से एथलेटिक के गेम्स यहाँ पर हुए हैं, वो साफ बताता है कि लड़कियां पूरी तरीके से ऊर्जा से भरी है और खेल के प्रति एक अद्भुत उनके अंदर रुचि है और खेल को लेकर उनकी गंभीरता उसको करियर बनाने के दृष्टिकोण से भी उनके वार्तालाप से झलकता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के खेल महाकुंभ एक सुंदर अवसर जो है वो हमारे खिलाड़ियों को देने का काम करता है। मैंने बहुत शुभकामना दी है कि बहुत जल्द आपकी हमारी मुलाकात जो है वो राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में होगा। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में कौशल विकास एवं रोजगार कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस अवसर पर जनरेशन इंडिया और उत्तराखंड सरकार के बीच MOU भी साइन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कॉन्क्लेव हमारे युवाओं के कौशल विकास के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह कॉन्क्लेव युवाओं को उनकी क्षमता के अनुरूप सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी। और आज कौशल और रोजगार जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस कार्यशाला में आप सबके बीच में आकर मुझे भी अत्यंत खुशी हो रही, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर कोई कार्यशाला होनी चाहिए, कोई मंथन होना चाहिए, जिसमें से जो हमारे राज्य के लिए, हमारे सभी नौजवान युवाओं के लिए कुछ निकल कर आए, उस मंथन में से कुछ अमृत निकले और वो सबके काम आए। आज की ये कॉन्क्लेव हमारे युवाओं के कौशल विकास के क्षेत्र में कई नई संभावनाएं उनके द्वार खोलने के लिए बहुत ही एक मैं कहूं कि बहुत अच्छी पहल है, महत्वपूर्ण पहल है। बहुत चूंकि लंबा समय होता तो मीनाक्षी सुंदरम जी उसको और विस्तार से दिखाते, लेकिन कम समय में भी उन्होंने बहुत संक्षिप्त में
बहुत सारी बातें बहुत ही हमारे सामने रखी और जो काम हुआ है इस दिशा में काम करते हुए अभी तक घरेलू सकल उत्पाद जीएसडीपी में 1.3% गुना की अभी तक वृद्धि हुई है। और इसके बीच बड़ी खबर कानपुर से आ रही है और कानपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे जहां बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर मारा गया है पत्थर। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां लाल इमली चौराहे पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पत्थर से वार किया गया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने समाजवादी कार्यकर्ताओं पर आरोप भी लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर मारा गया है पत्थर। और बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे जहां बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर पत्थर से वार किया गया है और लाल इमली चौराहे पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर मारा गया है पत्थर। बीजेपी प्रत्याशी ने समाजवादी कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर मारा गया है पत्थर। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर मारा गया है पत्थर। और ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे जहां लाल इमली चौराहे पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जिस तरीके से मेरी गाड़ी पर हमला किया है, समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी गाड़ी पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की है, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जिस तरीके से मेरी गाड़ी पर हमला किया है, समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी गाड़ी पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की है, समाजवादी पार्टी के। और ये अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे थे जहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर पत्थर से वार किया गया है और वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर मारा गया है पत्थर। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे जहां लाल इमली चौराहे पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर मारा गया है पत्थर। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर आरोप भी लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर मारा गया है पत्थर। वहीं बीजेपी प्रत्याशी की सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर मारा गया है पत्थर। और ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहा है जहां लाल इमली चौराहे पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पत्थर मारे गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कौस्तुभ भी जुड़े हुए हैं। कौस्तुभ, जैसा कि बताया जा रहा है बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर पत्थर मारे गए हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, कानपुर की सीसा मऊ सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। जीआईसी ग्राउंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी पोलिंग सेंटर पर पहुंचे, उन्होंने उंगली दिखाते हुए पुलिस अधिकारी का एसीपी साहब ये ठीक नहीं हो रहा है, इसके बाद वह पोलिंग बूथ पर गए। यहाँ से लौटने के बाद सुरेश अवस्थी अपने समर्थकों के साथ अधिकारियों से बहस करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा सपा के गुंडे उनके एजेंटों को धक्का मारकर निकाले। इस दौरान उनकी गाड़ी पर किसी ने पत्थर भी फेंका है, हालांकि गाड़ी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले चमनगंज, बेकनगंज, फहीमाबाद, ग्वालटोली, नाला रोड समेत मुस्लिम बहुल इलाकों में भी वोटरों ने हंगामा किया है। सुबह से ही पुलिस पर जो मुस्लिम वोटर है वो अभद्रता का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के ट्वीट पर संज्ञान लेते हुए 2 निरीक्षकों को सस्पेंड भी किया है। जी चलिए कौस्तुभ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे थे जहां बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर पत्थर मारा गया है और लाल इमली चौराहे पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर मारा गया है पत्थर। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।